जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्मिया बायोलॉजी। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फोटो रेस्पायरेशन। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस बुक के अंदर भी टॉपिक इंक्लूड था और मल्टीपल टाइम डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता था। इवन मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता जाए। सबसे पहले ज़रा नाम पे फोकस करें, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो का वर्ड मैंने आपको बताया था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी इस चैप्टर में, बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में शुरू में ही हमने पढ़ी थी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो। और फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की मौजूदगी में जो प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस कहा था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं, जिस तरह से हमने एरोबिक रेस्पायरेशन पढ़ा कि इसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और उस दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब फोटो रेस्पायरेशन बड़ा एक मिक्स सा फिनोमिना है, ठीक है। क्या है? फोटो का मतलब तो हो गया सनलाइट, रेस्पिरेशन का मतलब है कोई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखें जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। फोटो रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स इन ग्रीन सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ग्रीन सेल्स का मतलब ऑब्वियसली प्लांट के जो लीव्स हैं उनकी बात हो रही है, या लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि सूरज की रोशनी में हो रही है, इसीलिए हम इसको फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात कि रेस्पिरेशन हम कहते हैं ऑक्सीजन को यूज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। सो प्लांट के लीव्स के अंदर ऐसी एक्टिविटी जो ऑक्सीजन को यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फिनोमिना हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या चीजें चाहिए अभी मैंने आपको बताया। इसके लिए एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और साथ में इसके लिए वाटर भी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। वो क्या? जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था तो उसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता था, एटीपी की फॉर्मेशन होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी किया जाता है, लेकिन कोई एटीपी की प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलती। नो एटीपी प्रोडक्शन, इसमें एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। क्योंकि हमने बात की सूर्य की रोशनी की, सूर्य की रोशनी में ये फिनोमिना हो रहा है, होता कब है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। तो याद रखिएगा, लीव्स के अंदर जब एक ऐसा टाइम आता है कि जब लीव्स के सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, उस दौरान ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कब? जब लीव्स के अंदर जो है, ग्रीन सेल्स के अंदर चूंकि हो रहा है, यानी कि लीव्स के अंदर, जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, उस दौरान जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है और इस दौरान होता क्या क्या है, तो इसको आपने बिल्कुल एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसमें तीन ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी जरा साइड पे लिख लें। विच ऑर्गेनेलिज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो याद रखिएगा तीन ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम्स। ये तीन ऑर्गेनेलिज जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो रही हैं। इस दौरान ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है और किसी भी एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, अलबत्ता ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए एग्जैक्ट के फोटो रेस्पिरेशन कैसे होती है, हम थोड़ा सा कैल्वन साइकिल के बारे में जो है वो पढ़ लेते हैं। कैल्वन साइकिल को ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है सारा ये टॉपिक। आपको याद है जब हमने कैल्वन साइकिल, या जिसको हमने C3 साइकिल भी कहा था,
तो कैल्विन साइकिल बेसिकली जिसको डार्क जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, वो हमने पढ़ा था कि ये होता है कैल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा क्या था? स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जिसने इन ग्रेना या थालाकोड को सराउंड किया हुआ था। ठीक है, तो इस स्ट्रोमा के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर जो है वो कैल्विन साइकिल हो रहा था। और कैल्विन साइकिल के अंदर क्या होता था उसको भी जरा देखिएगा। हमने पढ़ा था कि बेसिकली स्ट्रोमा के अंदर एक शुगर होती है जिसको हम नाम देते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ना वो मौजूद होती है। और एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता था? ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के स्ट्रोमेटा से होकर आती थी अंदर। ठीक है जी, और रुबिस्को क्या करता था? ये कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कंबाइन करके फास्फोग्लाइसरेट बना देता था। ठीक है जी, रुबिस्को क्या करता था? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता था। कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ मिला के फास्फोग्लाइसरेट की फॉर्मेशन होती थी, और ये प्रोसेस चलते जाते थे और एट द एंड जो है वो 6G3P यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाते थे। एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देता था, और 5 जो G3P के मालिक्यूल है वो वापस से आरयूबीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। और ये आरयूबीपी रीजनरेट होने के बाद दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता था, रुबिस्को इसको दोबारा फास्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट करता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। अगेन 6G3P बनते थे, 5 रुबिस्को बना आरयूबीपी यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना देते थे, और एक G3P जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देता था। ये वही सारा फिनोमेना है जो हम प्रीवियस कैल्विन साइकिल के अंदर पढ़ के आए हैं, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैंने बस उसको शॉर्ट करके बताया हुआ कि बेसिक आपने चीज क्या याद रखनी है। आरयूबीपी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता था तो फास्फोग्लाइसरेट बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता था तो फास्फोग्लाइसरेट बनता था। ठीक है, यानी कि कैल्विन साइकिल में मेजर रोल था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब फोटो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन मैंने बताया कब होती है? जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात लिख लीजिए जरा साइड पे कहीं बॉक्स में। जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये जो रिबिस्को एंजाइम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी करवाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये जो रिबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को, ये क्या करता है? ये जो है रुबिस्को, ये ऑक्सीडेटरी या ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसकी जो कार्बोक्सिलिक के जो नेचर होती है, वो जो कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाली एक्टिविटी होती है, वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि रुबिस्को, अब चूंकि लीव्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है, तो ये रुबिस्को क्या करेगा? ये रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाने की बजाय आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ मिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है जी, अब हम आते हैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म में कि पूरी फोटो रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या क्या है। तो चूंकि मैंने अभी बात की कि कैल्विन साइकिल जो है वो चलता है बेसिकली स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर चलता है, तो ये मैंने वही जो है ना एक किस्म का कैल्विन साइकिल बनाया है। लेकिन अब जो है ना वो लेट्स सपोज लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है कम। अभी मैंने बात की जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन की फिक्सेशन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं करवाएगा। तो अब क्या होगा गौर से देखिए। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रुबिस्को क्या करेगा? रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को मिला देगा। जैसे ही आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन मिलती है, बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और फास्फोग्लाइसरेट बनता, जब ऑक्सीजन मिलती है आरयूबीपी के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स दो कंपाउंड्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो फास्फोग्लाइसरेट बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी मिलने से बन रहा था। एक बनता है फास्फोग्लाइसरेट। ठीक है जी, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स बनता है, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं, फास्फो
ग्लाइकोलेट। तब आपको फर्क समझ आ गया होगा। जब लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी नॉर्मल कैल्विन साइकिल में, तो रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को ही आरयूबीपी के साथ मिलाया था और सिर्फ फास्फोग्लाइसरेट बनाया था। अब जब लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो रुबिस्को ऑक्सीडेटरी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। वो बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ मिलाए, वो ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ मिलाता है। और जब ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ मिलती है तो सिर्फ फास्फोग्लाइसरेट नहीं बनता, बल्कि फास्फोग्लाइसरेट भी बनता है। ठीक है, एक फास्फोग्लाइसरेट बनता है और एक फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये अब आपने बात याद रखनी है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ मिलाता है और फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बना देता है। अब क्या होता है, ये जो फास्फोग्लाइसरेट है ये तो नॉर्मल कैल्विन साइकिल ही जो है वो चलाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है इसको जरा देखिएगा ये क्या करता है। फास्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, ये फास्फोग्लाइसरेट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है जी ग्लाइकोलेट के अंदर। ठीक है जी, उसमें से जो है ना वो ठीक है, ग्लाइकोलेट था, इसमें से जो है ना फास्फोरस निकल जाता है। ठीक है जी, और ये ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लाइकोलेट जो कि स्ट्रोमा के अंदर ही बना था, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ही बना था, ये स्ट्रोमा से निकलता है, क्लोरोप्लास्ट से निकलता है और ग्लाइकोलाइट नेक्स्ट ऑर्गेनेली यानी कि पेरोक्सीसोम के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, गौर से जरा देखिए, मैं अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ मिला के फास्फोग्लाइसेट नहीं बनाता, बल्कि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ मिलाता है और दो सब्सटेंसेस बनते हैं, फास्फोग्लाइसरेट भी बनता है और फास्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। फास्फोग्लाइसरेट तो जो है वो कैल्विन साइकिल चलाना शुरू कर देता है, ये जो, लेकिन ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है ये इसका फास्फोरस निकल जाता है और स्ट्रोमा के अंदर ये ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के नेक्स्ट ऑर्गेनेल यानी कि पेरोक्सीसोम के अंदर आ जाता है। पेरोक्सीसोम के अंदर क्या होता है, ये पूरी एक स्टोरी है। ठीक है, सीक्वेंस आपने याद रखना है। ये ग्लाइकोलेट आ गया यहाँ से निकल के इसके अंदर आ गया पेरोक्सीसोम के अंदर। पेरोक्सीसोम का चूंकि आपको नाम ही पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई जो है ना वो हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ग्लाइकोलेट जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है ना वो यूज करता है, ऑक्सीजन को लेता है। पेरोक्सीसोम ऑर्गेनेली के अंदर ग्लाइकोलेट के अंदर ऑक्सीजन जाती है और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना वो बन जाती है, बड़ा एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। ग्लाइकोलेट ने जैसे ही पेरोक्सीसोम के अंदर गया ग्लाइकोलेट, तो इसने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाई, और साथ में जब इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दी ऑक्सीजन को लेने से, ये कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम के अंदर आया, ग्लाइकोलेट ने ऑक्सीजन को लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाहर निकाला, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाया, बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया और खुद कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर। और ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ग्लाइसिन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि ग्लाइकोऑक्सीलेट जो है वो फौरन से ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम को छोड़ के निकलता है। ठीक है, पहले ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के आया था पेरोक्सीसोम के अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर, वहां से कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम से निकलता है, चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये जो ग्लाइसिन है, ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लाइसिन है ये कन्वर्ट हो जाता है सेरीन के अंदर। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लाइसिन है इट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन, और ये सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद वापस आ जाता है किसके अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर, और कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरेट के अंदर। ठीक है, ये सेरीन जो है वो पेरोक्सीसोम के अंदर आता है और पेरोक्सीसोम के अंदर आके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरेट के अंदर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे फिनोमिना को, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन न रहे कि जब प्लांट्स के ग्रीन सेल्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर हो जाता है।
फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रुबिस्को इंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाना शुरू कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को बाइंड करवाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो आरयूबीपी जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो दो कंपाउंड्स बनते हैं, फास्फोग्लाइसरेट भी बनता है जो कि कैल्विन साइकिल चला रहा होता है, और दूसरा आरयूबीपी जो है ना एक फास्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट होता है और एक फास्फोग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फास्फोग्लाइकोलेट में से फास्फोरस ग्रुप निकल जाता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है। ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के निकलता है अगली ऑर्गेनेली पेरोक्सीसोम के अंदर आ जाता है। पेरोक्सीसोम के अंदर ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन को लेता है, एक बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइऑक्सीलेट जो है वो फौरन से ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन इस पेरोक्सीसोम को छोड़ के चली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लाइसिन है वो कन्वर्ट हो जाती है सेरीन के अंदर। सेरीन फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है और वापस आती है पेरोक्सीसोम के अंदर और कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइसरेट के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइसरेट है ये फिर पेरोक्सीसोम को छोड़ता है और पेरोक्सीसोम को छोड़ने के बाद ये जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जाके कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लाइसरेट के अंदर और कैल्विन साइकिल का पार्ट बन जाता है, जिससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है जी। तो ये होल फिनोमिना है, दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो रुबिस को ऑक्सीडेटरी एक्टिविटी करवाना शुरू कर देता है, आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को मिलाना शुरू कर देता है, और फिर उस दौरान फास्फोग्लाइसरेट बनता है जो तो कैल्विन साइकिल चलाता है, लेकिन जो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है ये डिफरेंट ऑर्गेनेली से होता 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 ये भी एट द एंड फास्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कैल्विन साइकिल जो है ना वो चलाता है। सो ये प्रोसेस जो है इस तरीके से कंटिन्यू रहता है। अब डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही होगी, बल्कि कंफ्यूज क्या आपकी बुक वालों ने ये गलती की है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो हमें समझ आ रही है कि ऑक्सीजन जो है वो यूज हो रही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी हो रही है, ऑक्सीजन आरयूबीपी के साथ मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज हो रही है? क्या कहीं पे भी आपको, आपकी बुक में डायग्राम भी देखिए, मैंने एज इट इज डायग्राम ड्रा की है, क्या कहीं पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नजर आ रहा है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है यहाँ पे, जब ग्लाइसिन सेरीन के अंदर कन्वर्ट होता है ना, यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप लिख लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ पे हो रही है। फोटो रेस्पिरेशन में तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम यूज करते हुए नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हो रही है? तो बेसिकली जब ग्लाइसिन से सेरीन बनती है तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है जी। अब पत्तों के अंदर पहले ही जो है वो फोटो रेस्पिरेशन तब हो रही है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, मजीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही होती है। अब फोटो रेस्पिरेशन के डियर स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है, तो वो कहता है कि टोटल 25% से 50% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स जो कि जिनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है, C3 साइकिल होता है, तो उस दौरान जो है जब उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है तो 25 से 50% जो है उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने ली हुई थी वो उनका लॉस हो जाता है। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, 25 to 50%, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, रुबिस्को ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी करवा रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ नहीं मिल रही थी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस ही करवा रही थी। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस है। दूसरा लॉस जो है, तो एक तो ये लॉस हो गया, दूसरा लॉस ये है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमिना है ये उन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होता है जो कि हाई टेम्परेचर यानी कि मोस्टली 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर वाले जो प्लांट्स फेस कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमिना ज़्यादा देखा गया। क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो ऑब्वियसली अगेन जो है ना वो जो रुबिस्को है वो ऑक्सीडेटरी या ऑक्सीडेटिव जो है ना वो एक्टिविटी ज़्यादा करवाता है, यानी कि आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं करवाता। तो हाई टेम्परेचर पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीडेटिव नेचर हो जाता है। अब 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने भी प्लांट्स हैं वो इस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस को यानी कि फोटो रेस्पिरेशन को फेस कर रहे होते हैं। सो ये डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, फोटो रेस्पिरेशन को, ये पूरा प्रोसेस हमने एज इट इज़ आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब आपकी बुक में ना लास्ट पे फोटो रेस्पिरेशन में एक बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि जब इस दुनिया में एवोल्यूशन हो रही थी ना, तो जब अर्ली प्लांट्स थे यानी कि जिनके अंदर अर्ली फोटोसिंथेसिस हुई थी, अर्ली बैक्टीरिया थे,
उन्होंने तब जो है ना फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन तब होती है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। अर्ली जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई थी ना, तब फोटो रेस्पिरेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन बढ़ती चली गई, प्लांट्स ने भी उस ऑक्सीजन को अपने अंदर अकोमोडेट करना शुरू किया, तब जाके फोटो रेस्पिरेशन एक प्रॉब्लम बनना शुरू हुई है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए ये फोटो रेस्पिरेशन के दौरान वही ऑक्सीजन एज अ प्रॉब्लम के तौर पर भी सामने आती है, क्योंकि इसमें प्लांट्स का बड़ा ज़्यादा लॉस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि ये जो डिसएडवांटेजेस आज हमने पढ़े हैं, ठीक है जी, कि लॉस होता है और ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी होती है, इससे बचने के लिए भी प्लांट्स ने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं। वो स्ट्रेटजीज क्या हैं? वो C4 पाथवे है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम जब हम लास्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।